नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम समाजशास्त्र से संबंधित विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते हैं। तो इस चैनल पे अब तक 26 ऑब्जेक्टिव टाइप के वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। इसमें से पिछले 2 वीडियो से हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा 2024 में हुई थी उसके पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। 2 वीडियो इसमें हमने अपलोड किया है और जो भी आंसर मैं इसमें बता रहा हूँ वो आयोग के द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की को मैं के आधार पर ही व्याख्या कर रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की 2024 में जो परीक्षा हुई है उससे संबंधित ये तीसरा वीडियो है। अब तक 2 वीडियो में 25-25 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे देखता हूँ व्यू तो आते हैं पर आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक बहुत कम है, सब्सक्राइब कम है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो आते रहें। तो दोस्तों, देखते हैं इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, मजदूर संघ अधिनियम कौन से वर्ष में पारित हुआ था। पूछा है कि किस वर्ष में पारित हुआ था। 1947, 1925, 1936, 1926। तो दोस्तों, मजदूर संघ अधिनियम जो है 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दोस्तों, श्रमिकों से संबंधित और भी अधिनियम के बारे में बात करें जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अधिनियम है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया था, यह सन 1948 ईस्वी में आया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के जस्ट अगले वर्ष ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था, यह भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एक अधिनियम पूछा जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम काम लाया गया था। तो यह जो है 1976 ईस्वी में आया था। समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाता है, यह अधिनियम 1976 ईस्वी में लाया गया था। एक और महत्वपूर्ण अधिनियम है बाल श्रम से लेकर के बाल श्रम निषेध अधिनियम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोग कहते हैं बाल श्रम अधिनियम, ये गलत होता है। बाल श्रम का निषेध किया गया है। यह अधिनियम 1986 ईस्वी में आया है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। और एक ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रसूति लाभ अधिनियम, मतलब गर्भवती महिलाओं को कार्य से मुक्त की रखा जाता है, विथ वेतन जो है कार्य से मुक्त रखा जाता है, 6 महीने के लीव मिलती है महिलाओं के लिए। तो यह है प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 में यह अधिनियम आया था। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं। नियो फंक्शनिंग एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं। जेफ्री एलेक्जेंडर, हैबरमास, लुइस अल्थुजर, गिडेंस। तो दोस्तों, नव प्रकारवादी सिद्धांतवेत्ता जो हैं जेफ्री एलेक्जेंडर ने इस पुस्तक को लिखा है। नियो फंक्शनिंग एंड बियॉन्ड पुस्तक जेफ्री एलेक्जेंडर की है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हैबरमास के नव मार्क्सवादी सिद्धांत का मुख्य आधार है। हैबरमास एक नव मार्क्सवादी सिद्धांतवेत्ता हैं। इनके नव मार्क्सवाद का आधार क्या है, किस आधार पे नव मार्क्सवाद की व्याख्या हैबरमास ने किया है। अभिव्यक्तिशीलता, भाषा, अभिव्यक्तिशीलता और भाषा, कार्य और श्रम। तो दोस्तों, हैबरमास जो हैं
यह एक नव मार्क्सवादी सिद्धांतवेत्ता हैं। यह नव मार्क्सिक सिद्धांत की व्याख्या जो है अभिव्यक्तशीलता और भाषा दोनों के आधार पर किया हुआ है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हैबरमास से और भी प्रश्न बनते हैं, कई बार यह भी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। हैबरमास ने पब्लिक स्फीयर, सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा को दिया है। तो कभी कभी यही पर प्रश्न पूछ दिया जाता है, पब्लिक स्फीयर की अवधारणा किसने दिया है, तो हैबरमास ने। उसके साथ साथ इन्होंने लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैधीकरण संकट की अवधारणा जिसको कहते हैं, उसकी अवधारणा को भी हैबरमास महोदय ने दिया हुआ है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। और इन्होंने संकट के 4 प्रकार बताए हुए हैं। आर्थिक संकट की बात करते हैं, विवेकीकरण संकट की बात करते हैं, उसके बाद अभिप्रेरणा संकट की बात करते हैं और वैधीकरण संकट की बात करते हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि हैबरमास ने 4 प्रकार के संकट की बात की है, आर्थिक, विवेकीकरण, अभिप्रेरणा और वैधीकरण। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस सेट का अगला प्रश्न है, ड्यूमा के अनुसार एक प्रकार का ऐसा संबंध है जो बड़े और छोटे के बीच का संबंध है या सटीक रूप में उनके बीच का संबंध है जो सम्मिलित करता है वह जो सम्मिलित है। सार्वभौमिक संबंध, परानुभूतिपूर्ण संबंध, पदानुक्रम संबंध, भावात्मक संबंध। तो दोस्तों, ल्यू ड्यूमा एक भारतीय समाजशास्त्री, भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य के समर्थक रहे हैं। उन्होंने जाति संबंधी अध्ययन भारत में किए हैं और होमो इरेक्टस नामक पुस्तक को लिखा है। और इन्होंने भारतीय समाज को जातिगत समाज कहा है। और इन्होंने बताया कि जाति में जो है पदानुक्रम संबंध देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पदानुक्रम संबंध जाति के संदर्भ में इन्होंने बात किया हुआ है। तो सी विकल्प क्या है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शब्दों में स्तरीकरण का एक मूल्यांकनात्मक पहलू में एक सामाजिक व्यवस्था में इकाइयों की श्रेणी के रूप में सामान्य मूल्य प्रणाली के अनुसार दर्शाता है। किसका यह कोटेशन है, ये पूछा हुआ है स्तरीकरण के संदर्भ में कि स्तरीकरण का एक मूल्यांकनात्मक पहलू में एक सामाजिक व्यवस्था में इकाइयों की श्रेणी के रूप में सामान्य मूल्य प्रणाली के अनुसार दर्शाता है। किसने कहा है, किंग्सले डेविस, W.E. मूरे, यंग, पार्सन्स। तो दोस्तों, यह स्तरीकरण के संदर्भ में पार्सन्स महोदय ने कहा हुआ है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पार्सन्स के शब्दों में है कि स्तरीकरण एक मूल्यनात्मक पहलू में एक सामाजिक व्यवस्था में इकाइयों की श्रेणी के रूप में सामान्य मूल्य प्रणाली के अनुसार दर्शाता है। तो इस प्रकार से डी विकल्प सही हो जाएगा। इसके साथ ही एक क्लासिकल सिद्धांतवेत्ता रहे हैं पार्सन्स। ये प्रकारवादी सिद्धांतकार माने जाते हैं। इनसे और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे इनकी पुस्तक थी द सोशल सिस्टम, उसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का भी सिद्धांत दिया हुआ है। उसके बाद सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया हुआ है। और यह जो है समाज के संदर्भ में एजिल मॉडल प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से पार्सन से यह भी प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने इंगित किया है कि सामाजिक गतिशीलता यह स्पष्ट करती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा और प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए बाध्य है, चाहे वह जिस स्तर से संबंधित हो।
विकल्प में हैं लिपसेट एंड बेनेडिक्ट, मजुमदार एवं मदान, PM ब्लाउ और OD डंकन, हर्टन एवं हंट। तो प्रश्न फिर से देखते हैं दोस्तों, यह किसने इंगित किया है कि, मतलब विद्वान के नाम ने किसने ये बताया है कि सामाजिक गतिशीलता यह स्पष्ट करती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा और प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए बाध्य है। सामाजिक उत्थान प्राप्त करता है चाहे वह जिस स्तर से संबंधित हो। यह कोटेशन जो है लिपसेट एंड बेनेडिक्ट महोदय का है। इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौकरशाही एक प्रशासकीय व्यवस्था है जिसमें विशेष दक्षता, निष्पक्षता के साथ ही मानवता का अभाव पाया जाता है। नौकरशाही के संदर्भ में कोटेशन है कि नौकरशाही एक प्रशासकीय व्यवस्था है जिसमें दक्षता और निष्पक्षता के साथ मानवता का अभाव पाया जाता है। मतलब इसमें दक्षता होती है और निष्पक्षता तो होती है, साथ ही साथ क्या होता है, मानवता का अभाव पाया जाता है। ऐसी परिभाषा किसने नौकरशाही के संदर्भ में कहा है? लुइस ए कोजर, C राइट मिल्स, B रोजेनबर्ग, मैक्स वेबर। तो दोस्तों नौकरशाही की बात सर्वप्रथम जो है समाजशास्त्र में मैक्स वेबर महोदय ने किया है और उन्हीं ने इसे नौकरशाही के संदर्भ में ऐसी विचार को रखा हुआ है कि नौकरशाही एक प्रशासकीय व्यवस्था है जिसमें विशेष दक्षता और निष्पक्षता के साथ ही मानवता का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो को आप लोगों ने लाइक न किया हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सेट का अगला प्रश्न है, लर्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकृत व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? लर्नर के अनुसार कौन सी आधुनिकीकृत व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? परानुभूति, गतिशीलता, सहभागिता, अनुरूपता। तो फिर से देखते हैं दोस्तों, लर्नर कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकृत व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो परानुभूति, गतिशीलता, सहभागिता, अनुरूपता। तो दोस्तों अनुरूपता की बात जो है लर्नर नहीं कहते हैं, तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सम्मान का सकारात्मक और या नकारात्मक सामाजिक आकलन के रूप में परिभाषित किया है? परिस्थिति को सम्मान का सकारात्मक या नकारात्मक सामाजिक आकलन के रूप में किसने परिभाषित किया है? मैक्स वेबर, मिल्स, लिंटन, दुर्खिम। तो दोस्तों परिस्थिति को सम्मान का सकारात्मक और नकारात्मक के रूप में आकलन जो है मैक्स वेबर महोदय ने किया है। तो इस प्रकार से ए विकल्प सही हो जाएगा, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, सहसंबंध के प्रकार हैं। सहसंबंध के प्रकार हैं धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। दोस्तों पिछली कई वीडियो में मैंने बताया है कि सहसंबंध की बात सर्वप्रथम जो है कार्ल पियर्सन महोदय करते हैं और सहसंबंध जो है हमेशा जो है -1 से +1 के बीच में आता है। यदि सहसंबंध जो है दो चरों के बीच में धनात्मक सहसंबंध है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध के लिए 1 आएगा और पूर्ण ऋणात्मक संबंध यानी कोई सहसंबंध नहीं है
यानी कि संबंध नहीं है तो शून्य सहसंबंध आएगा, और एक दूसरे के विपरीत का संबंध यदि देखने को मिलता है तो वह ऋणात्मक सहसंबंध होगा। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध की बात जो है कार्ल पियर्सन महोदय ने किया है। तो यह सहसंबंध के प्रकार तीनों प्रकार में आते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में सूचित सहमति का संबंध किससे है? सूचित सहमति, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सामाजिक अनुसंधान में सूचित का मतलब यह होता है कि आप यदि शोध क्षेत्र में शोध कार्य करने जा रहे हैं तो उत्तरदाता जिससे आप आंकड़े संकलित करेंगे, जो आप रिस्पॉन्डेंट यानी उत्तरदाता होंगे, उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे पहले सहमति लेंगे, सूचित करेंगे उनको कि हम इस शोध विषय पे क्या करना चाह रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, इस शोध कार्य में यह चीज़ें जानकारियाँ प्राप्त की जाएंगी, तो आप देने के लिए तैयार हैं या उनको तैयार किया जाता है उत्तर देने के लिए। तो यह कहलाती है सूचित सहमति, यानी उनको बताया जाता है शोध के बारे में पूर्ण रूप से, और फिर उनसे क्या लिया जाता है, सहमति ली जाती है, वो उन्हें तैयार किया जाता है। मतलब उनको फोर्स तैयार नहीं किया जाता है, बलपूर्वक तैयार नहीं किया जाता है, रिक्वेस्ट पूर्वक तैयार किया जाता है कि आप जो भी सूचनाएं देंगे वो हमारे शोध के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और इसमें आपके जो है नाम को, तथ्यों को छुपा के रखा जाएगा। इस प्रकार की सहमति ली जाती है उनसे, फिर उसके बाद आंकड़ों को संकलित किया जाता है। तो विकल्प में देखते हैं दोस्तों क्या है, एक महिला अपने माता पिता से सलाह लेने के बाद ही शादी करती है। चूँकि यह इस विकल्प का सामाजिक अनुसंधान से कोई लेना देना ही नहीं है। उपभोक्ताओं के व्यवहार पर शोध करना, इससे उपभोक्ताओं के व्यवहार पर शोध करना ये सूचित सहमति का पार्ट नहीं है। उसके साथ साथ प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वो विकल्प चुन सके कि उन्हें अध्ययन में भाग लेना है या नहीं। तो दोस्तों यही विकल्प सही होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब कोई व्यक्ति शोध कार्य करने जा रहा होता है तो जो आपके उत्तरदाता होते हैं, जिसे प्रतिभागी के नाम से भी जाना जाता है, को शोध के बारे में पर्याप्त जानकारी बताई जाती है कि हम किस लिए शोध कार्य कर रहे हैं, और फिर उनके सामने विकल्प रखे जाते हैं कि आप उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं, आप अपनी मर्ज़ी से उत्तर दे सकते हैं, इसको गोपनीय रखा जाएगा। ऐसी बात करने पर क्या होता है, वो तैयार भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सी विकल्प ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं। अगला विकल्प क्या है, अनुसंधान प्रतिभागियों से जबरन सहमति लेने के लिए डिजाइन की गई एक योजना। तो दोस्तों यह जबरन सहमति लेने की योजना नहीं होती है। तो इस प्रकार से सी विकल्प ही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक दूरी स्केल उत्तरदाताओं की गर्मजोशी, अंतरंगता और शत्रुता की डिग्री को मापने के लिए एक स्केल तकनीकी जिसके द्वारा डिजाइन की गई। तो सामाजिक दूरी का पैमाना, यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है, सामाजिक दूरी का पैमाना आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। यह जो होता है, दो व्यक्तियों के बीच में मित्रता, घनिष्ठता कितनी है या उनके बीच में दूरियां कितनी यानी शत्रुता कितनी है, इसको मापने के लिए सामाजिक दूरी का पैमाना तय बनाया गया है। तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, आप सभी लोग जानते होंगे, एंथोनी फॉसी, एमोरी ए बोगार्डस, जैकब मोरेनो, अब्राहम मेस्लो। तो दोस्तों सामाजिक दूरी का पैमाना जो है बोगार्डस महोदय ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों इस पैमाने में जैसे 5 लोगों का ग्रुप हो, तो आप यह जानना चाहते हैं कि कौन इस ग्रुप में ज़्यादा फेमस है,
किस व्यक्ति को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं या किस व्यक्ति से इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा घृणा की जाती है, तो आप एक एक व्यक्तियों से नंबरिंग कराएंगे कि आप इस व्यक्ति को कितना नंबर देंगे, आप इस व्यक्ति को कितना नंबर देंगे। तो इस प्रकार से जो जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है एक आंकड़ा निकल के आएगा, और जिससे लोग घृणा करते हैं एक आंकड़ा निकल के आएगा। तो यही है सामाजिक दूरी का पैमाना, बोगार्डस महोदय ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का संशोधन कब संशोधन हुआ है, ये पूछ रहा है कि आपसी सहमति से तलाक की अनुमति देता है, यह दिखाने के बाद कि पति और पत्नी 1 साल से अलग रह रहे थे और सुलह नहीं कर सके। तो दोस्तों पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, क्या है प्रश्न। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जब आया था, इसमें तलाक की व्यवस्था की गई थी। पति पत्नी सहमति से तलाक ले सकते हैं, किंतु जब तलाक के लिए अर्जी लगाई जाती है तो कोर्ट द्वारा 2 साल के लिए, सबसे पहले क्या होता था, 2 साल के लिए कोर्ट द्वारा दूर रखा जाता था कि पति पत्नी दूर रह करके अगर उनके बीच में सहमति बन जाती है तो तलाक नहीं होगा, साथ में रह सकते हैं। यदि इनमें सहमति बन जाती है तो फिर से वह एक साथ रह सकते हैं। किंतु इसमें देखा यह गया कि यह बहुत लंबी प्रक्रिया 2 साल का हो रहा था, तो इसमें जो है संशोधन किया जाता है। किस सन में संशोधन करके इसे 1 साल कर दिया गया कि पति पत्नी जो है 1 साल अलग रहने के बाद यदि उनमें सुलह हो जाता है तो तलाक नहीं होगा। यानी 1 साल पहले जो 2 साल का समय था उसे कम करके क्या कर दिया गया, 1 साल की 1 साल अगर दूर रहने के बाद भी उनके बीच में सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट द्वारा क्या कर दिया जाता है, तलाक दे दिया जाता है। तो यह संशोधन कब हुआ था, सन 1961, 1981, 1976, 1955। तो दोस्तों 55 में तो पहला बार कानून ही आया था, किंतु जो है यह संशोधन होता है सन 1976 में कि 1 साल में ही यदि 1 साल अलग रहने के बावजूद उनमें सहमति नहीं बन पाती है तो उनके बीच में तलाक हो जाएगा। तो यह जो है संशोधन 1976 ईस्वी में आया था। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों के साथ साथ प्रमुख राजवंशों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक क्षेत्रों को आकार देने में योगदान दिया। क्या है, शक्तिशाली राज्य और साम्राज्यों के साथ साथ प्रमुख राजवंशों ने भी क्या किया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक क्षेत्रों को आकार दिया है। तो किसने ये कहा है, विकल्प में है यस्सी दुबे, R.K. मुखर्जी, K.M. कपाड़िया, D.N. मजुमदार। तो दोस्तों यह कोटेशन है जो है, यह कथन जो है यस्सी दुबे महोदय का है। यस्सी दुबे महोदय ने कहा कि इन्होंने पंच परंपराओं का विस्तार के संदर्भ में इसकी बात करते हैं और इन्होंने 6 प्रकार की परंपराओं की भी चर्चा किया हुआ है जिसे पंच परंपरा के नाम से जाना जाता है। उसी में ही उन्होंने बताया कि शक्तिशाली राज्य और साम्राज्य के साथ साथ प्रमुख राजवंश भी जो हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक क्षेत्रों को आकार देते हैं, यानी कि सांस्कृतिक क्षेत्रों का विस्तार करते हैं। तो यह यस्सी दुबे महोदय ने कहा है, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथ ही साथ यस्सी दुबे से और भी प्रश्न बनते हैं। यह क्षेत्रीय कार्य पर विश्वास करते थे। इन्होंने जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का जो है इन्होंने अध्ययन करके सरकार के लिए एक सुझाव प्रस्तुत किया था। इंडिया चेंजिंग विलेजेस पुस्तक इनकी थी। उसके साथ साथ इन्होंने
समीरपेट गांव का अध्ययन किया, जो पहले आंध्र प्रदेश में आता था, अब वह जो है तेलंगाना राज्य में पड़ता है। समीरपेट गांव का अध्ययन कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। खाड़ी गांव का अध्ययन भी एस.सी. दुबे महोदय ने किया था, और उसके साथ सोनपुर गांव का भी अध्ययन जो है एस.सी. दुबे महोदय ने किया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एस.सी. दुबे, क्योंकि इन्होंने कमार जनजाति का अध्ययन किया हुआ है। कमार जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है, और यह रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हो जाते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी के प्रश्नों में, क्योंकि यह इनसे 1-2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं हर साल। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कमार जनजाति का अध्ययन किया था इन्होंने, और यह कमार जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है, और यह बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। और उसके साथ साथ एस.सी. दुबे ने जो है अनुष्ठानिक शौच की चर्चा की है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं? थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं? इमाइल दुर्खी, मैक्स वेबर, एस.एफ. नाडेल, अगस्त काम्ते। दोस्तों, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के पुस्तक के लेखक एस.एफ. नाडेल हैं, जबकि एक इसी से मिलती जुलती परिभाषा है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक जो हैं मैक्स वेबर महोदय हैं, जबकि द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जो है नाडेल की पुस्तक है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक, ध्यान रखिएगा इसमें किताब का नाम दिया हुआ है, इसी से स्पष्ट हो जाएगा। साथ साथ पूछा हुआ है आधुनिकता के बारे में अपने विचार लिखिए। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक में आधुनिकता के बारे में अपने विचार किसने लिखे हैं? तो ध्यान रखिएगा, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक जो है एम.एन. श्रीनिवास महोदय की है, और इस पुस्तक में उन्होंने आधुनिकता के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, श्रीनिवास एक भारतीय समाजशास्त्री थे। इन्होंने दक्षिण भारत के मैसूर गांव का जो है रामपुरा गांव का अध्ययन किया है इन्होंने, और इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन करके इन्होंने लिखा है अमंग द कोर्स इन साउथ इंडिया पुस्तक को लिखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। साथ ही साथ डोमिनेंट कास्ट इनकी पुस्तक आती है, प्रभु जात की अवधारणा जिसमें उन्होंने रखा हुआ है, रिलीजन एंड सोसाइटी पुस्तक इनकी है। तो यह पुस्तकें भी विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछी हुई हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, संस्कृतिकरण की अवधारणा ये देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृतिकरण के माध्यम से उन्होंने बताया कि जातिगत गतिशीलता देखने को मिलती है, जाति में परिवर्तन नहीं होता, पर जाति की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। पोजिशनल चेंज की बात इन्होंने किया है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है, श्रीनिवास ने बुक दृष्टि और क्षेत्र दृष्टि, बुक व्यू और फील्ड व्यू में अंतर स्पष्ट किया था। तो इस प्रकार से यह भी प्रश्न इनसे बनते हैं श्रीनिवास महोदय से। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सामूहिक सौदेबाजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में सामूहिक सौदेबाजी जो होती है उसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है? वेतन और कामकाजी महिला परिस्थितियों पर बातचीत करना। तो जी हाँ दोस्तों, वेतन और कामकाजी महिलाओं की परिस्थितियों में भी सौदेबाजी होती रहती है कि महिलाओं को अच्छी परिस्थिति कंपनी में मिलनी चाहिए। दूसरा है,
प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच विवादों को हल करना। तो सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच के विवादों को हल किया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों विकल्प सही हैं। तो इस प्रकार से सी विकल्प सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में पारिवारिक संरचना पर औद्योगिकरण का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? भारत में औद्योगिकरण से पारिवारिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे संयुक्त परिवार में गिरावट आई है, ये बात सत्य है। उसके साथ परिवार में महिलाओं की भूमिका की मजबूती, हाँ, परिवार में महिलाओं की परिस्थिति मजबूत हुई है। साथ साथ एकल परिवारों का उदय हुआ है। संयुक्त परिवार में गिरावट आई है, एकल परिवार का उदय हुआ है। उसके बाद महिलाओं की परिस्थिति में मजबूती आई है। तो इस प्रकार से तीनों विकल्प सही हैं। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी क्या हैं? सही विकल्प हैं, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक सेटिंग में कौन सा गुणवत्ता चक्र का उद्देश्य नहीं है? औद्योगिक सेटिंग में कौन सा गुणवत्ता चक्र का उद्देश्य नहीं है? उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना, नए उत्पाद विकसित करना, कार्यकर्ता भागीदारी बढ़ाना, निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ाना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, औद्योगिक सेटिंग के अंतर्गत उद्योगिकता चक्र का उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो यह नए उत्पाद विकसित करना इनका कार्य नहीं होता। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि नए उत्पाद विकसित करना औद्योगिक सेटिंग की गुणवत्ता चक्र का उद्देश्य नहीं होता। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से संयुक्त प्रबंधन परिषदों के माध्यम से प्रबंधन में कर्मचारी भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य किसे नहीं माना जाता? ध्यान रखिएगा दोस्तों, विशेष रूप से संयुक्त प्रबंधन परिषदों के माध्यम से प्रबंधन में भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य किसे नहीं माना गया है? तो प्रबंधन और श्रमिकों के बीच स्वास्थ्य संबंधों को बढ़ावा देना, ये सत्य है कि इनके बीच में पाया जाता है। कार्यकर्ता क्षमता में सुधार करना, यह भी किया जाता है। श्रमिकों को कल्याणकारी सुविधा प्रदान करना, यह किया जाता है। जबकि परिचालन लागत कम करना या मुनाफा बढ़ाना, यह जो है प्रबंधन भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थिंक डिस्क्रिप्शन की अवधारणा किसने विकसित की है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, नया प्रश्न है, थिंक डिस्क्रिप्शन की अवधारणा किसने विकसित की? विकल्प हैं क्लिफोर्ड गिब्स, मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास, टी.के. उमन। थिंक डिस्क्रिप्शन जो है यह सामाजिक घटनाओं को सांस्कृतिक माध्यम से व्याख्या करने की एक विधि है। इसकी अवधारणा जो है क्लिफोर्ड गिब्स महोदय ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लिफोर्ड गिब्स महोदय ने जो है बताया, थिंक डिस्क्रिप्शन की अवधारणा को दिया है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान के आधार पर मार्क्स का विश्लेषण किसने किया है? भाषा विज्ञान के आधार पर मार्क्स का विश्लेषण जेफ्री अलेक्जेंडर, हेबरमास, अल्थुजर, देरिडा। तो दोस्तों मार्क्स का विश्लेषण जो है भाषा विज्ञान के आधार पे अल्थुजर महोदय ने किया हुआ है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अल्थुजर जो है मार्क्स को दो स्वरूपों का चर्चा करते हैं। एक कहते हैं कि युवा मार्क्स के विचार अलग थे, उसके बाद
नवमार्क्सवाद जिसको प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं कि जब युवा अवस्था से ये प्रौढ़ावस्था में जाते हैं तो इनके विचारों में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि युवा मार्क्स अलग थे और प्रौढ़ावस्था में उनके विचारों में कुछ न कुछ परिवर्तन आया था। तो इस प्रकार से युवा मार्क्स और नव मार्क्सवाद की चर्चा करते हैं और नव मार्क्सवाद की चर्चा करते हैं। साथ ही जो है अति निर्धारणवाद की अवधारणा को उन्होंने रखा हुआ है, अति निर्धारणवादी थे। तो इस प्रकार से यह भी पूछा जाता है कि अति निर्धारणवादी कौन था, तो अल्थुजर महोदय थे। और ज्ञान मीमांसा की चर्चा करते हैं, भाषा विज्ञान के माध्यम से ज्ञान मीमांसा की बात जो है अल्थुजर महोदय ने किया हुआ है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से नीति आयोग का मुख्य कार्य नहीं है। नीति आयोग का कौन सा कार्य इसमें नहीं है? कार्मिक सेवा की स्थापना और अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मुद्दे, हाउस कीपिंग सेवाएं जैसे मरम्मत और रख रखाव, चुनाव संबंधी आंकड़ों को एकत्र करना और चुनाव आयोग को प्रेषित करना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नीति आयोग जो है इसके कार्यों की बात करें तो चुनाव संबंधी आंकड़े एकत्र करना यह चुनाव आयोग का काम है, न कि नीति आयोग का काम है। तो इस प्रकार से पूछा हुआ है कौन सा कार्य नहीं है, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चुनाव संबंधी आंकड़े एकत्र करना और चुनाव आयोग को प्रेषित करने का काम जो है नीति आयोग का नहीं है। बाकी कार्मिक सेवाओं की स्थापना और कर्मचारियों की भर्ती करना भी नीति आयोग का काम है। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी जो भी मुद्दे हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना भी नीति आयोग काम है। हाउस कीपिंग सेवाएं जैसे मरम्मत और रखरखाव का कार्य भी नीति आयोग का है, जबकि चुनाव संबंधी कार्य चुनाव आयोग का है, न कि नीति आयोग का है। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने वाली योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए किसके माध्यम से, किन प्रकार की योजनाओं के माध्यम को प्राथमिकता प्रदान की जाती है? जिला नियोजन द्वारा, राष्ट्रीय नियोजन द्वारा, राज्य नियोजन द्वारा, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने वाली योजनाओं को प्राथमिकता जो है राष्ट्रीय नियोजन द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस सेट का यह अंतिम प्रश्न है। दोस्तों, यदि वीडियो को आप लोगों ने लाइक न किया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मादक पदार्थों की रोकथाम के उपायों की 4 श्रेणियों में से प्रभावी 2 श्रेणियां हैं। ध्यान रखिएगा, मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए 4 श्रेणियों की बात करते हैं। इसमें से चारों श्रेणियां नीचे लिखी हुई हैं, उसमें से जो महत्वपूर्ण 2 श्रेणियां हैं, प्रभावित 2 श्रेणियां हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। है तो चारों के चारों रोकथाम के उपायों की बात हो रही है। इसमें से 2 महत्वपूर्ण हैं, जैसे शैक्षणिक की बात कर रहे हैं, प्रवर्तक की बात कर रहे हैं, सुविधाजनक की बात करते हैं, दंडात्मक। इसमें से 2 प्रभावी श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो शैक्षणिक और दंडात्मक को मादक पदार्थों को रोकथाम के उपाय के श्रेणियों में प्रमुखता रखा जाता है। तो इस प्रकार से ए और 4 जो है, 1 और 4 विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शैक्षणिक और दंडात्मक की बात मादक पदार्थों में प्राथमिकता से प्रभावी के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से 25 प्रश्नों का यह सेट यहीं पूर्ण होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।